हाय गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मुझे देखने वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सारे भाइयों बहनों को, सारे लर्नर्स को नमस्कार। शुरू करते हैं आज का वकैब सेशन, वकैब मंत्रा डे 19 और वकैब का जो सेशन हमारा 136 136वां सेशन आज हमारा है। और बड़ी गजब तरीके से इस चीज़ को पढ़ना बेटा। पहले लिखने की तरफ मत भागना। मैं अभी आऊँगा, एक बार मैं ज़रा आपका लेट मी टेक द कलम, जो कलम है वो मैंने ले ली। अब मैं एक बात बता दूँ, सीधा लिखने की तरफ मत भागिएगा। राइट, इफ़ यू वांट टू बी अ क्रिएटिव लर्नर, अगर आप एक बहुत सृजनात्मक लर्नर बनना चाहते हैं तो पहले शब्द को आप आराम से देखिए, उसकी सिचुएशन को समझिए। राइट, हमेशा आपको सबसे पहले, क्योंकि पहले सुनना और बोलना, उसके बाद पढ़ना और लिखना। राइट, तो पहले स्कूल जाने से पहले हमें क्या है, सुनना बोलना। तो पहले शब्द को सुने, पहले बोले मेरे साथ, उसको थोड़ा सा सिचुएशन में जाएं और शब्द को महसूस करें। उसके बाद फिर अगली बार जब इस क्लास को देखें, राइट, अगली बार इस क्लास को देखें तो फिर आप अपने नोट्स बनाएं बहुत अच्छे तरीके से। फिर आपको मज़ा आएगा नोट्स बनाने में। क्यों? क्योंकि नोट्स बनाने का तब फायदा जब शब्द बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है। इससे क्या होगा, एक ही शब्द की 4-5 बार रिवीजन हो जाएगी और वो पक्का हो जाएगा आपके दिमाग में। पहली बार आपने मेरे साथ उसको सुना और बोला, और जब दूसरी बार इसी क्लास को देखा आपने यूट्यूब के ऊपर, दोबारा से इसको रिवाइज किया, जब आपने नोट्स बनाए तो उसको आपने लिखा पढ़ा, तो कम से कम 4-5 बार वो रिवाइज हो गया। जैसे पहला शब्द है कलिनरी, बोलो शाबाश, बोलेंगे कलनरी, बोलो कलिनरी। और कुलिनरी ये इंडियन लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो उच्चारण है, ये नहीं कि कुलिनरी नहीं है, इसमें कलनरी भी उच्चारण होता है, राइट, और कलिनरी भी उच्चारण होता है। तो वैसे हम इसको जो ब्रिटिश उच्चारण है उसके हिसाब से देखेंगे। कलनरी, बोलो कलनरी, बोलो बिल्कुल सही बात है। कलनरी का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार, अब इस बात को समझना सिचुएशन में, मैंने कहा इसीलिए सबसे पहले आपको बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला कलनरी, तो आपने भी बोल दिया कलनरी, कलनरी बोल दिया। राइट, अब एक बात समझें, इसको सिचुएशन समझना क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए, आपने कई बार देखा होगा कि जब लड़के के लिए मतलब लड़की देखने के लिए जाते हैं, राइट, जब वर पक्ष वधु पक्ष को देखने के लिए जाता है कि भाई अपने बेटे के लिए मतलब जब देखने के लिए जाते हैं कि जीवन संगिनी कौन हो, तो वहाँ पे बैठकर एक क्वेश्चन किया जाता है उस गुड़िया से, उस बिटिया से जिसको देखने के लिए जाते हैं, कि बेटा आप खाना बनाने में कैसे हो, आप खाना बनाने में कैसे हो, हाउ आर यू एट कुकिंग। पर इसी को जो शिक्षित लोग हैं वो ये नहीं कहते हाउ आर यू एट कुकिंग, वो कहते हैं हाउ आर यू एट, बोलो कलनरी स्किल्स, बोलो शाबाश, हाउ आर यू एट कलनरी स्किल्स। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ बोल रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन को समझो। राइट, हाउ आर यू एट कुकिंग ये सिंपल हो गया, पर अगर इसी को कहें हाउ आर यू एट कलनरी स्किल्स, कलनरी का मतलब हो गया रसोई से संबंधित, पकवान से संबंधित, खाना बनाने से संबंधित, दैट इज कॉल्ड कलनरी। सो हाउ आर यू एट कलनरी स्किल्स, यानी कि कुकरी स्किल्स, कुकिंग की। गैस्ट्रोनॉमिक का मतलब आप जानते हैं, गैस्ट्रोनॉम खाने का जो शौक है, राइट, वो गैस्ट्रोनॉम कहलाता है। जो खाने का शौकीन है, राइट, वो गैस्ट्रोनॉम होता है। और गैस्ट्रोनॉमिक का मतलब जो खाने के, पकवान के जो शौकीन है, बनाने के, खाने के, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रोनॉमिक। राइट, अगर मैं खाने बनाने और खाने का शौकीन हूँ तो आई एम गैस्ट्रोनॉमिक, आई एम गैस्ट्रोनॉमिक, ही इज गैस्ट्रोनॉमिक, माय फ्रेंड इज गैस्ट्रोनॉमिक। इसका मतलब वो खाने बनाने की। इसलिए मैंने कहा बेटा वर्ड की पहले सिचुएशन को समझ लो, बड़े आराम से उसको एंजॉय करो कि यार ये शब्द तो मैं जानता ही नहीं था, आज जानने को मिल रहा है, तो अच्छे से पहले जान लूँ, उसके बाद फिर नोट्स बनाऊंगा। फिर नोट्स बनाना सार्थक है। एकदम से सीधा लिखने पर मत जाओ, जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं करनी आपको। हेस्ट मेक्स वेस्ट, याद रखिएगा। सहज पके सो मीठा होए, आराम से रिपीटिशन आएगी तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चीज़ों का रिटेक आएगा तो वो परफेक्शन में जाती चली जाएगी। तो कलनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू कुकिंग, जो कुकिंग से संबंधित अगर कोई चीज़ है, दैट इज कॉल्ड कलनरी। अब अगर हम सेंटेंस लें, राइट, लेट्स टेक सेंटेंस। द सेंटेंस इज, वेट फॉर अ व्हाइल, सेंटेंस है ऋतुज। ऋतुज का मतलब ऋतु की, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था, कोई बात नहीं। ऋतुज कलनरी स्किल्स, बोलेंगे आर लिमिटेड टू बॉइलिंग वाटर। राइट, कहते भी क्या बना सकते हो, कहते बस पानी उबाल सकती हूँ। यानी कि इसका मतलब शी इज़ नॉट गुड एट कुकिंग। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर आप कॉम्प्रिहेंशन इसकी निकाल के देखें, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग लें कि ऋतुज कलनरी स्किल्स, ये ऋतु और कलनरी के बीच में बेटा जो स्पेस होना चाहिए था यहाँ पे, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिएगा, अलग अलग लिखिएगा। ऋतु की, जैसे ऋतुस्कार, ऐसे ऋतुज कलनरी स्किल्स। यानी कि ऋतु की कलनरी स्किल्स कहाँ तक लिमिटेड हैं आपके हिसाब से, पानी उबालने तक। यानी कि पानी उबालने के अलावा उन्हें कुछ नहीं आता। यानी कि जिनसे ये शादी करेंगे वो भूखा ही मरेगा बेचारा, या फिर मैगी बना के खाता रहेगा सारी जिंदगी। राइट, मतलब या फिर बाहर से ही ऑर्डर करता रहेगा, ही वॉन्ट हैव अ गुड फूड, होम मेड फूड। राइट, या फिर ये होगा कि भाई सासू की शामत आई रहेगी, बहू रानी को तो कुछ आता ही नहीं, तो रसोई में घुसेगी ही नहीं, वो जाके झाकेगी ही नहीं। शाबाश, बोलेंगे ऋतुज कलनरी स्किल्स आर लिमिटेड टू बॉइलिंग वाटर। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि पानी उबालने के अलावा उसे कुछ भी नहीं आता। तो पहला शब्द हमारा आया क्या, कलनरी। राइट, अंडरस्टूड।
बिल्कुल सही, आगे चलते हैं, कलनरी से आगे चलते हैं, लेट्स मूव। अगला शब्द हमारे पास आ रहा है डीटर, बोलो। ये अपने आप में एक वर्ब है। डिटर का मतलब बाधित करना, बाधा डालना किसी चीज में। अगर आप हिंदी में भी लिखना चाहें, जैसे पहले वाले कलनरी के लिए आप लिखें कि रसोई से संबंधित, है ना, रसोई से संबंधित, पकवान से संबंधित, इसको कलनरी। डिटर का मतलब है बाधा डालना, बाधित, बाधित करना, बाधा डालना, राइट। कहते शरीर तो मैं कब का सुधार लेता, बस थोड़ी सी मेरी लेजीनेस मुझे डिटर करती है, राइट। एक्सरसाइज तो मैं कब की शुरू कर देता, बस वो डिटर करती है। वकैब तो मैं कब की सुधार लेता, बस क्या है कि मेरा जो रूटीन है, मैं रूटीन नहीं बना पाता। सर ने 136 क्लास पढ़ा दी, उसमें से मैंने 100 भी नहीं देखी हैं, या मैंने कुछ नहीं तो 36 भी नहीं देखी हैं। बट दोज हु आर कंटिन्यूअस एंड मेकिंग नोट्स, बेटा ये परमानेंट रहेगा, ये हमेशा रहेगा। आप खुद तो फायदा उठा ही सकते हैं, अपने दोस्तों को या अपनी आने वाली जनरेशन्स तक को शब्दों का ज्ञान, अगर कोई दिक्कत आती है किसी को न्यूज़पेपर पढ़ने में या कॉम्प्रिहेंशन में या सेंटेंस अरेंजमेंट में या कैसे भी क्लोज टेस्ट वगैरह में जो शब्द या वोकैबुलरी की कोई बाधा आती है, तो डेफिनेटली यू वोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ यू अंडरस्टैंड दिस वोकैबुलरी वेल। अच्छे से समझ के देखिए बेटा, बाधा डालना, डीटर, बोले बिल्कुल सही बात है। डिस्करेज यानी कि आपके करेज के हौसले पस्त कर देना, आपके हौसले तोड़ देना, दैट्स कॉल्ड डिस्करेज। डिसुएड, ये किसका एंटोनिम है, परसुएड का। परसुएड समझते हो ना, पहले हम शब्द कर चुके हैं। परसुएड का मतलब होता है किसी को मनाना, राइट। किसी को मनाना परसुएड है, और किसी को बाधित कर देना या किसी का मन उखाड़ देना, वो क्या है, डिसुएड। जैसे मैंने पापा को बोला कि गाड़ी खरीदते हैं, पापा मान गए, पर भैया ने आके मान लीजिए उन्होंने क्या कर दिया, मैंने परसुएड किया, उन्होंने क्या किया, डिसुएड, कि नहीं लेंगे, तो डिटर हुआ ना, काम में बाधा बनी। फ्राइटन का मतलब डराना, बिल्कुल सही है। फियर भी अपने आप में एक बाधा होती है, पैरों को रोक लेता है, हमारे मन में एक ऐसी इमेजिनेशन खड़ी हो जाती है जो हमें काम करने नहीं देती, दैट्स कॉल्ड फ्राइटन। डिटर का मतलब फ्राइटन है। अगला उल्टा देखो, इसके एंटोनिम्स क्या है, एनकरेज, हर्टन। हर्टन का मतलब क्या है, स्पिरिट से भर देना, राइट। और डिसहर्टन क्या होता है, डिसहर्टन, अगर आगे डिस लगा दिया जाए, इसका मतलब किसी का मन तोड़ देना। हर्टन का मतलब है हर्ट, किसी को दिल देना, किसी को पुख्ता कर देना। और चीयर माने, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जरा स्टेटमेंट अगर हम ले, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, बोले हाई प्राइसेस आर डीटरिंग। ये देखिए काम जारी वाला स्टेटमेंट है, भाई वो कर रहा है, वो बाधा डाल रहा है। हाई प्राइसेस आर डीटरिंग मैनी पीपल फ्रॉम बाइंग हाउसेस। भाई अगर जो प्रॉपर्टी 10 लाख की होती थी, अगर आज वो प्रॉपर्टी 50 लाख की हो जाएगी, तो लोगों का बजट तो 10 लाख पे ही है, प्रॉपर्टी जा चुकी है 50 लाख पे, तो वो बाधा डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना घर नहीं खरीद पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्या है उसमें, क्या बाधा डाल रहे हैं, हाई प्राइसेस, राइट। सो व्हाई आर दे नॉट एबल टू बाय हाउसेस, बिकॉज हाई प्राइसेस आर डिटरिंग मैनी पीपल फ्रॉम बाइंग हाउसेस। बहुत ज़्यादा जो प्राइस हाइक हुआ है, प्राइस बढ़ा है, दैट इज डिटरिंग। डिटर का मतलब बाधा डालना, वो डिस्करेज कर रहा है, डिसुएड कर रहा है या डरा रहा है कि भाई इतना अगर हम बैंक से भी लोन लेंगे तो चुकाएंगे कैसे। हाउ शुड वी रिपे द लोन इवन इफ वी टेक इट, राइट, इवन इफ वी टेक इट ऑन लोन, अगर हम लोन पर भी लेते हैं तो कैसे चुकाया जाए। तो हाई प्राइसेस आर डिटरिंग मैनी पीपल फ्रॉम बाइंग हाउसेस। पहले सुन लो, सिचुएशन समझ लो, उसके बाद फिर नोट्स बनाने का फायदा होता है बेटा। पहला शब्द हमने क्या किया था, कलनरी, राइट। पूछा जाता है कि हाउ आर यू एट कलनरी स्किल्स, राइट। रितुज कलनरी स्किल्स आर लिमिटेड टू बॉइलिंग वाटर, बात समझ में आ गई, यानी कि शी इज नॉट गुड एट कुकिंग। दूसरी अगर हम बात करें डिटर, तो हाई प्राइसेस आर डिटरिंग मैनी पीपल फ्रॉम बाइंग देयर हाउसेस। वो चाहते हैं पर फिर भी खरीद नहीं पा रहे, वो बाधा डाल रहे हैं उसमें। क्या चीज़ बाधा डाल रही है, हाई प्राइसेस, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, यहाँ से आगे चलते हैं बेटा। अगला है एंथ्रॉल। एंथ्रॉल माने बहुत ज़्यादा खुश कर देना, एक तरीके से सम्मोहित कर देना, पूरा ध्यान खींच लेना, राइट। एक तरीके से पूरा ध्यान खींच लेना, सम्मोहित करना, मनोरंजित कर देना। इसको बहुत ज़बरदस्त कैसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे शब्द आप लिखेंगे। कैप्टिवेट यानी कि पूरा ध्यान खींच लेना, ये भी कह सकते हो, पूरा ध्यान खींचना और मनोरंजन करना। टू अट्रैक्ट ऑल द अटेंशन एंड एंटरटेन यू, यानी कि ग्रिप कर लेना आपकी अटेंशन को। कैप्टिवेट का मतलब कैदी बनाना भी तो होता है। कैप्टिवेट का मतलब क्या है, मीन्स यू हैव बीन हेल्ड कैप्टिवेटेड, लाइक यू आर कैप्टिवेटेड इन योर ओन माइंड, आप अपने ही दिमाग में कैद हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। तो कैप्टिवेटेड का मतलब अपने ही विचारों से घायल और अपने ही विचारों पर जिंदा हैं, व्यक्ति की यह हालत होती है। कैप्टिवेटेड मतलब एक तरीके से अगर नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो तो इसका मतलब कैदी, और अगर पॉजिटिव है तो पूरा ध्यान खींच लेना। अगर मैं कहूँ योर परफॉर्मेंस वॉज कैप्टिवेटिंग, इसका मतलब मैं थोड़ी देर के लिए आपकी परफॉर्मेंस में कैद होके रह गया, आपकी परफॉर्मेंस में मैं कैद होके रह गया, इसका मतलब समझ रहे हैं, पूरा ध्यान खींच लिया आपने, एंथ्रॉल कर दिया मुझे। कैप्टिवेट, चाम, चाम है ना, चाम का मतलब भी एक तरीके से जादू टोना भी तो चाम होता है। ताबीज़ को भी क्या कहते हैं, जो ताबीज़ बांध लेते लोग हाथों पे, तो वो क्या होता है, चाम होता है ना। मैस्मराइज,
राइट, मैस्मराइज बहुत अच्छा शब्द है, राइट, कहते हैं मैस्मराइजिंग वॉइस, बोलो। mesmerizing जैसे हम voice. कह सकते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, इसलिए मैंने कहा पहले सुनना बोलना बेटा, आराम से इत्मीनान से सुनो बोलो, फिर बाद में नोट्स बनाइएगा, राइट। बोलेंगे लता मंगेशकर हैज लता मंगेशकर है मैस्मराइजिंग वॉइस, mesmerizing voice. इसका मतलब एंथ्रोलिंग वॉइस, कैप्टिवेटिंग वॉइस, चार्मिंग वॉइस, पूरा ध्यान खींच लेती है। और अगर ग्रिप कर लेना, ये भी इसका सिनोनिम है, ग्रिप कर लेना। उल्टा क्या है, रिपेल, उल्टी करने का मन करे। रिपेल का मतलब क्या है, उल्टी करने का। जैसे कहते हैं यार, इन रेनी सीजन व्हेन आई सो मडी स्ट्रीट्स, जब हम सीवरेज का पानी गलियों में देखते हैं तो इट मेक्स मी रिपेल, उल्टी करने का मन करता है। क्या कोई देख के ये कहता है वाओ, सारे यही कहते हैं, तो वो क्या है, वो रिपेल है। वॉर्ड ऑफ, वॉर्ड ऑफ का मतलब होता है ध्यान हटा देना, दैट इज कॉल्ड वॉर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ का मतलब ध्यान, अट्रैक्ट का उल्टा होता है वर्ड ऑफ। अट्रैक्ट का उल्टा क्या है, वर्ड ऑफ। वर्ड ऑफ कर दिया, इनके ध्यान हटा दिया, राइट। या डिस्गस्ट, कहते हैं हाउ डिस्गस्टिंग, हाउ डिस्गस्टिंग, कहते हैं यार माय गॉड, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। जैसे आप गंदे नाले के पास से अगर कभी क्रॉस करते हो तो वहाँ पे बहुत एंथ्रोलिंग स्मेल होती है, या डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट अगर हम ले, बोले वी वर We were एंथ्रोल्ड बाय enthralled by हर गिफ्ट ऑफ गैब। her gift of gab. मुझसे पढ़ने वाला बच्चा, हर बच्चा जानता होगा कि गिफ्ट ऑफ गैब क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की कला। तो हम उसकी बातचीत करने की कला से बहुत प्रभावित हुए। वी वर एंथ्रोल्ड बाय हर गिफ्ट ऑफ गैब, बातचीत करने की कला, राइट। एक पशु में और इंसान में यही तो है कि कम्युनिकेशन करके यू आर एबल टू डिलीवर योर थॉट्स, योर आइडियाज, योर परसेप्शन, योर वैल्यूज, राइट, योर एटिकेट्स, योर दृष्टिकोण यू कैन रिप्रेजेंट टू द वर्ल्ड। सो हम बहुत सम्मोहित हुए, बहुत अच्छा लगा, उसने पूरा ध्यान खींच लिया, किसने, उसकी कम्युनिकेशन स्किल ने, बातचीत करने की कला ने। दैट्स कॉल्ड गिफ्ट ऑफ गैब। वी वर एंथ्रोल्ड बाय हर गिफ्ट ऑफ गैब। सो वी हैव डन 3 वर्ड्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, फोर्थ, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब गहन होता है बेटा, समथिंग विच इज वेरी डीप। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा गहरी होती है, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। बहुत ज़्यादा गहन, बहुत ज़्यादा गहरी, उसे एग्जॉस्टिव कहा जाता है, राइट। जैसे ऊपर ऊपर की नहीं, लिमिटेड नहीं, बहुत गहन। कहते भाई बड़ी गहरी बात की, कहते योर टॉक हैज़ एग्जॉस्टिव वैल्यू, राइट। योर टॉक हैज़ एग्जॉस्टिव वैल्यू, यानी कि बहुत गहन बात कही है आपने, बहुत गहरे जाके बात कही है, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब जिसमें सब कुछ शामिल हो, कुछ भी छोड़ा ना गया हो। फुल यानी कि कंप्लीट चीज़ कही गई हो। जैसे हम वकैब के सेशन कैसे रखेंगे, क्या हम लिमिटेड रखेंगे, माइनर रखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे? नहीं। वकैब के जो सेशन आपके चैनल पर होने हैं, वकैब और सेंटेंस मेकिंग, और वकैबलरी के साथ साथ जब आप सेंटेंस लेते हो तो बहुत ब्रेन एक्सपेंड करता है बेटा। और यहाँ पे जो सेशन होने हैं वो सारे एग्जॉस्टिव सेशन होंगे बेटा, जिससे आपका जो विचार है वो पूर्णतया शब्दों में खुल जाए, हर तरीके का शब्द। न्यूज़पेपर में ऐसा कोई शब्द ना बचे, किसी एग्जाम में कोई ऐसा शब्द ना बचे, कोई अगर इंटरनेशनल स्पीकर भी बात कर रहा है तो कोई ऐसा शब्द ना बचे जो आपको अटका ले जाए। दैट इज माई टारगेट, और वो टारगेट मैं अचीव करके छोड़ूंगा डेफिनेटली। बस आपका कॉपरेशन आप लोगों का चाहिएगा, आप इसी डेडिकेशन के साथ चीज़ों को पढ़ते रहे। एग्जॉस्टिव का मतलब गहन होता है, गहन और पूरा, अपने आप में कंप्लीट, जिसमें कुछ भी छोड़ा ना गया हो। थोरो का भी मतलब कंप्लीट होता है, राइट। रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड और माइनर, कुछ रख लिया, कुछ छोड़ दिया, दैट इज कॉल्ड लिमिटेड। एक स्टेटमेंट लेते हैं, बोले एन एग्जॉस्टिव स्टडी, An exhaustive study, एक गहन जो अध्ययन है किसी चीज का, एन एग्जॉस्टिव स्टडी an exhaustive study गिव्स यू gives you क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। clarity of thought. जो गहन अध्ययन है, जो गहन अध्ययन है किसी भी चीज़ का, वो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स देता है। एन एग्जॉस्टिव स्टडी गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जो एग्जॉस्टिव, गहन अध्ययन किसी भी चीज़ का आपके विचारों को क्लैरिटी देता है, आपके विचारों को प्रेरणा देता है, बहुत ऊपर उठने की एक लगन देता है। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव, राइट। सो एन एग्जॉस्टिव स्टडी, बोलेंगे, An exhaustive study गिव्स यू gives you क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। clarity of thought. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपको देता है। एग्जॉस्टिव स्टडी गिव्स यू द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट, Exponent. कोई बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करने वाला, कोई बहुत बढ़िया चीज़ों को बताने वाला, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंट बेटा, राइट। एक्सपोनेंट, आर्टिस्ट, प्लेयर, परफॉर्मर। एग्जाम्पल, कोई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला, बहुत अच्छे से किसी चीज़ को बताने वाला, राइट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है द वन हु एक्सप्लेन्स वेरी वेल, या द वन हु परफॉर्म्स वेरी वेल। आ गया ना परफॉर्मर, बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाला या बहुत अच्छा बताने वाला, बहुत अच्छे से, यू कैन से इवन टीच वेल। एक बहुत अच्छा टीचर भी एक्सपोनेंट हो सकता है, एक अच्छा टीचर भी, यानी कि वो एक्सपोनेंट कहला सकता है। वाई? बिकॉज मैंने कहा ना, एक अच्छा कलात्मक, प्लेयर, परफॉर्मर। परफॉर्मर तो हर फील्ड में हो सकता है ना, जैसे द एक्सपोनेंट ऑफ जेवेलियन थ्रो,
राइट? तो जो अभी हमारे गोल्ड मेडल आए, राइट, सो वो हम उन प्लेयर को हम क्या कह सकते हैं कि ही इज एक्सपोनेंट ऑफ ज्वेलियन थ्रो, यानी कि ही इज आर्टिस्ट ऑफ, प्लेयर ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ, उनके नाम पर स्टेडियम अभी जो है नाम रख दिया गया, राइट, स्टेडियम का। तो एक्सपोनेंट यानी कोई भी व्यक्ति, एक्सपोनेंट इज कैन बी अ सिंगर ऑल्सो, कोई भी किसी भी फील्ड का परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर एक्सपोनेंट कहा जाता है। और बेस्ट होता है, घटिया नहीं। एक्सपोनेंट अगर किसी व्यक्ति को कहा जाएगा तो ही इज द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर मैं कहूँ कि ही इज एक्सपोनेंट ऑफ सिंगिंग, इसका मतलब ही इज द बेस्ट। सचिन इज एक्सपोनेंट ऑफ क्रिकेट, इसका मतलब ही इज द बेस्ट। वहां पर लोग उसका उदाहरण देते हैं, राइट, उन व्यक्तियों का उदाहरण देते हैं। एग्जाम्पल, नोविश, जानते हैं आप, ये पहले भी आ चुका, नव सीखिया, नया नया सीखने वाला, बिगिनिंग स्टेज पर। लर्नर बच्चों वाले शब्द हैं, बिगिनर बच्चों वाले शब्द हैं, आप जानते हैं जो नया नया स्टार्ट करे, जिससे गलती होने की उम्मीद हो, पर एक्सपोनेंट गलतियां नहीं करता, राइट। द वन हू हैज़ ऑलरेडी ओवरकम द मिस्टेक्स, राइट, एंड ही इज़ हेल्पिंग अदर्स टू ओवरकम देयर मिस्टेक। वो दूसरों को अब हेल्प करने लगा, अब वो बेहतरीन लेवल के कोच के लेवल पर चले जाते हैं। इवन दे कैन टीच यू व्हाट इज बेस्ट। स्वामी विवेकानंदा बोलेंगे, Swami Vivekananda हैज़ बीन एन has been an एक्सपोनेंट exponent ऑफ द of the साइंस ऑफ सोल। science of soul. अब इस सेंटेंस को समझ के देखिए, बड़ा गहरा मीनिंग है। स्वामी विवेकानंदा हैज़ बीन, वो रहे हैं, आज भी हैं, या राइट, ही हैज़ बीन एन एक्सपोनेंट ऑफ द साइंस ऑफ सोल, यानी कि साइंस का जो आत्मा का जो अंतरात्मा का जो विज्ञान है, उस फील्ड में वो एक बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर रहे हैं, वो एक बहुत ज़बरदस्त सिखाने वाले रहे हैं। ही हैज़ बीन देयर लाइक एन एक्सपोनेंट। बोलो बात समझ में आई? स्वामी विवेकानंदा Swami Vivekananda हैज़ बीन has been एन एक्सपोनेंट an exponent ऑफ द साइंस ऑफ द सोल, of the science of the soul. राइट। यहाँ तक हमने किया, राइट, वी हैव डन 5 वर्ड्स बाय नाउ। लेट्स मूव, विल डू 10 टुडे। हम 10 शब्द करेंगे आज। 6th इज हैपहैज़ार्ड। और पहले समझिएगा बेटा, बगैर समझे नहीं लिखना है, पहले समझे आराम से पहले सेशन में इसको। हैपहैज़ार्ड का मतलब है समथिंग विच इज नॉट प्लान्ड, नॉट वेल प्लान्ड, बहुत बुरी हालत में, नॉट वेल प्लान्ड, जो पहले से सही प्लान्ड, अच्छे से योजना के हिसाब से ना चल रहा हो, दैट इज कॉल्ड हैपहैज़ार्ड। रैंडम, मेसी, जैसे हैंडराइटिंग मेसी होती है कई बार, मेसी हैंडराइटिंग, इसका मतलब नॉट वेल प्लान्ड। ए कैसे बनना चाहिए, कैसे बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड हैपहैज़ार्ड हैंडराइटिंग। बोलो बात समझ में आई? इर्रेगुलर, मतलब जो प्लानिंग थी उसके हिसाब से नहीं होगा तो इर्रेगुलर होगा। जम्बल्ड मतलब बस ऐसे ही उल्टा सीधा, राइट। जैसे पैरा जम्बल्स बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो पैरा जम्बल्स में होता क्या है, वो हैपहैज़ार्ड मैनर में सेंटेंस को दिया जाता है। द सेंटेंस इज ऑलवेज इन व्हाट, द सेंटेंस इज ऑलवेज इन हैपहैज़ार्ड मैनर। तो सेंटेंस होता है वो हमेशा हैपहैज़ार्ड होता है, राइट। सो इरेगुलर होता है, जम्बल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड हैपहैज़ार्ड। प्लान्ड, सेंसिबल और लॉजिकल। वेल प्लान्ड जिसे कहा जाता है, बहुत अच्छे से प्लानिंग अगर किसी चीज़ की गई तो वो वेल प्लान्ड कहलाता है। स्टेटमेंट लेंगे, यू आर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम You are tackling this problem इन अ हैपहैज़ार्ड मैनर। in a haphazard manner. यानी कि आप टैकल तो कर रहे हो, पर किस तरीके से कर रहे हो भाई? आप प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो, बट यू आर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम इन अ Haphazard manner. हैपहैज़ार्ड मैनर। यानी कि अगर आप टैकल कर भी रहे हो तो वो कैसा मैनर है, राइट? नॉट वेल प्लान्ड, यस और नो? सो हैपहैज़ार्ड मैनर में हो रहा है, इट इज नॉट वेल प्लान्ड। सो यू आर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम। एवरीबडी हैज़ वन और द अदर प्रॉब्लम, एक नहीं तो दूसरी प्रॉब्लम होती है, बट अगर उसका एक वेल प्लान्ड तरीके से समाधान निकालो तो आसानी से निकलता है। अदरवाइज कहा जा रहा है कि भाई किसी ने देखा कि आप सही प्लानिंग नहीं है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो कहा जा रहा है यू आर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम इन अ हैपहैज़ार्ड मैनर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, 7th वर्ड, राइट। और 7th वर्ड हमारा कौन सा है? हिलेरियस, जिससे देखकर बहुत हंसी, हास्यास्पद, बहुत ज्यादा हंसी पैदा करने वाला, हंसी पैदा करने वाला। जैसे छोटे से बच्चे की जो बातें हैं वो अक्सर कैसी होती हैं? हिलेरियस, राइट। हिलेरियस का मतलब हो गया जिससे बहुत ज़्यादा हंसी आए आपको, अम्यूजिंग, कॉमिकल, वेरी फनी, राइट। यू फाइंड द टॉक्स ऑफ, बोलेंगे यू फाइंड You find द टॉक्स ऑफ अ किड the talks of a kid हिलेरियस मिलती हैं आपको, वो बहुत हास्यास्पद मिलती हैं। बोरिंग, डल, सैड, ग्लूमी। बोरिंग, डल, सैड और ग्लूमी। सैड ग्लूमी माने उदास, डल का मतलब बहुत ज़्यादा जो नीचे हो, बोरिंग का मतलब आप जानते हो, समथिंग विच डज नॉट इंटरेस्ट यू, विच डज नॉट ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। स्टेटमेंट लेंगे, इट इज़ नॉट हिलेरियस It
It is not hilarious. ज़्यादा हंसी की बात नहीं होती है. टू बेजर, बेजर का मतलब होता है परेशान करना. बेजर का मतलब क्या है बेटा? परेशान करना. परेशान करना, दैट इज कॉल्ड बेजर. इट इज नॉट हिलेरियस टू बेजर एनी टॉर्चर्ड सोल. टॉर्चर्ड सोल समझ रहे हो? ऐसी कोई सोल जो बहुत परेशान हो ऑलरेडी, अगर उसको परेशान करके कोई मजाक समझे कि और हंसी उड़ाए उसकी, राइट, तो इट इज़ नॉट हिलेरियस. ये कोई हंसी की बात नहीं होती. इट इज़ नॉट हिलेरियस टू बेजर एनी टॉर्चर्ड सोल. ये सारे के सारे वाक्य बेटा आपको अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करने चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप इंप्रेशन झाड़ना चाहते हो. इसका मतलब ये है कि जो आपने सीखा है आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हो, और अगर जो सीखा है वो इस्तेमाल नहीं कर पाते तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड लाइफ, राइट. सो इनको इस्तेमाल करना चाहिए आपको बातें करते हुए. इट इज़ नॉट हिलेरियस. जब आपको यार कोई हंसी की बात थोड़ी थी, तो आप ये मत कहें इट इज़ नॉट फनी. क्या कहेंगे? इट्स नॉट हिलेरियस, व्हाई आर यू लाफिंग. इस तरीके से आप बात कर सकते हैं. इट शोज द सिंसियरिटी ऑफ द स्पीकर. जब आपके शब्द अच्छे होते हैं तो सामने वाले का डेफिनेटली देखने का एंगल एक सही और सुगढ़ होता है. ये बात याद रखिएगा. तो इट्स नॉट हिलेरियस टू बेजर. बेजर पढ़ा जाएगा. बेजर का मतलब परेशान करना. अ टॉर्चर्ड सोल. क्या अच्छा होता है किसी परेशान आत्मा को और परेशान करके मजाक उड़ाना? सो फनी नहीं होता वो. इट्स नॉट फनी. यस और नो? डेफिनेटली इट कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन. 8वें पर हम पहुंच गए. वी आर ऑन 8th. और 8th में है इंट्रिंसिक. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बेटा. न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन आया रहता है ये शब्द, क्योंकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट. मूलभूत है इसका मतलब. मूलभूत. और मूलभूत का मतलब क्या होता है? बेसिक. जो उसकी नेचुरल वैल्यू है वो इंट्रिंसिक कहलाती है. जेन्युइन, इनहेरेंट, नेचुरल, इनबॉर्न. इंट्रिंसिक का मतलब मूलभूत, उसके बेस में. उसके बेस में सेंटेंस समझोगे तो समझ में आएगा. वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन द वर्क ऑफ नो इंट्रिंसिक वैल्यू. इसका मतलब क्या है? उसके बेस में आप काम जो कर रहे हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है. सपोज यू आर सर्फिंग YouTube just like that for the songs and something else, or you are surfing on Facebook and WhatsApp and just randomly you are doing it, though it can be used for your betterment. हर एक चीज़ का अच्छा और बुरा इस्तेमाल होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा कोई जिसके बेस में कोई वैल्यू नहीं होती. इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मूलभूत. कोई जेन्युइन वैल्यू उसकी निकल के आनी है ही नहीं. आप अपनी जिंदगी माइनस कर देते हैं. वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन द वर्क ऑफ नो इंट्रिंसिक वैल्यू. ऐसे काम पर अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो जिसकी कोई वैल्यू है ही नहीं. वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन द वर्क ऑफ नो इंट्रिंसिक वैल्यू. सेंटेंस से ही समझ में आ जाएगा आपको मीनिंग क्या है. जेन्युइन वैल्यू, इनहेरेंट, नेचुरल वैल्यू, इनबॉर्न वैल्यू. आर्टिफिशियल माने नकली. सिमुलेटेड का भी मतलब नकली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसे सिमुलेटेड ही तो होती हैं चीज़ें सारी की सारी. फेक का भी मतलब नकली. और इंट्रिंसिक मतलब जो नेचुरल है, जो रियल है उसका, जो रियल बेस है उसका, राइट. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. 9वें पर चलते हैं. ल्यू. इन ल्यू ऑफ, के नाम पर. इसको हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो बोलेंगे इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? के नाम पर, या ऑन द ओकेजन ऑफ, के अवसर पर. के नाम पर, के अवसर पर. इन ल्यू ऑफ. ल्यू इंस्टेड ऑफ, इन द प्लेस ऑफ, राइट. इट्स हॉलीडे. हाँ, ये स्पेलिंग यू है और ये स्पेलिंग डब्ल्यू है. बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं बेटा. दोनों स्पेलिंग होती है और दोनों ही एक्सेप्टेबल और दोनों ही आती हैं, याद रखिएगा. उच्चारण दोनों का ल्यू है. इट्स हॉलीडे टुडे. आज छुट्टी है. इन ल्यू ऑफ जन्माष्टमी. जैसा कि आज जन्माष्टमी है तो इट्स हॉलीडे टुडे. कहते भाई आज छुट्टी है किसके नाम पर? जन्माष्टमी के नाम पर, के अवसर पर. यस और नो? सो के नाम पर, जन्माष्टमी के नाम पर आज छुट्टी है. इट्स जैसे बैंक इज ऑफ इन द ल्यू ऑफ जन्माष्टमी. बैंक इज ऑफ इन द ल्यू ऑफ रिपब्लिक डे, राइट. सो इन द ल्यू ऑफ जन्माष्टमी, दैट इज कॉल्ड इन ल्यू ऑफ. के नाम पर. जैसे दोस्ती के नाम पर यार तुम चीटिंग कर रहे हो तो हम कहेंगे ना यू आर चीटिंग मी इन द ल्यू ऑफ फ्रेंडशिप. यू आर चीटिंग मी इन ल्यू ऑफ फ्रेंडशिप. भाई फ्रेंडशिप के नाम पे चीटिंग कर रहे हो. वेल, नेक्स्ट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लिक्विडेट. कर्ज उतारना होता है इसका मतलब, राइट. सेटल, पे अ डेट. सेंटेंस समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा. ही हैड टू sell his house to liquidate his hefty debt. hefty मतलब भारी. hefty का मतलब होता है heavy. hefty का मतलब क्या होता है? भारी. और debt का मतलब क्या होता है? कर्जा, कर्ज. जो भारी कर्ज है उसे उतारने के लिए उसे क्या करना पड़ा बेटा? जो भारी कर्ज है उसे उतारने के लिए उसे क्या करना पड़ा? उसे अपना घर बेचना पड़ा. What did he have to do to liquidate his hefty debt? जवाब आएगा he had to sell his house to liquidate his hefty debt. अगर कोई मैं क्वेश्चन करूँ इसी सेंटेंस से कि what did he have to do
टू लिक्विडेट हिज हैफ्टी डेट, तो जवाब देंगे ही हैड टू सेल हिज हाउस टू लिक्विडेट हिज हैफ्टी। लिक्विडेट माने कर्ज चुका देना, सेटल कर देना, पे अ डेट, डेट माने कर्जा, पे माने चुका देना। क्लियर अप, क्लियर अप का मतलब क्लियरिंग हो जाती है उसकी, साफ हो जाता है। रिजॉल्व का मतलब सुलझा दिया मामला। ऑव का मतलब कर्ज लेना, कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तो कहते हैं आई ऑव यू दिस सक्सेस, इसका मतलब इस कामयाबी के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। आई ऑव दिस थिंग टू यू, इसका मतलब इस चीज के लिए मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। दैट्स कॉल्ड ऑव। बी इन डेट, बी का मतलब क्या होता है, इज एम आर। अगर मैं कर्जे में हूं तो क्या बोलूंगा, आई बी या आई एम, I am. यू बी या यू आर, You are. ही बी या ही इज इन डेट, इसका मतलब वो कर्जे में है। राइट। सो एक बार क्विक रिविजन सारे सेंटेंसेस की हम लेंगे जो हमने पढ़े, शैल वी, Yes, sir. ताकि एक बार सेंटेंसेस पढ़ेंगे हम और देखेंगे कि क्या सेंटेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द biggest chunk of any language is sentence actually. So if you are able to understand the sentence, vocabulary has already been in your mind. दिमाग में ये सेंटेंस अगर समझ में आ गया, ऋतु's culinary skills are limited to boiling water, क्या मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. आपको समझ में आ रहा है? हाँ बिल्कुल सर, समझ में आ रहा है। ऋतु's culinary skills are limited to boiling water, राइट। अगला सेंटेंस मेरे साथ बोलेंगे, high prices High prices are deterring are deterring many people many people from buying houses. from buying houses. मेरे हिसाब से आपको सेंटेंस समझ में आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं। मैनी हाई प्राइसेस आर डिटरिंग मैनी पीपल फ्रॉम बाइंग हाउसेस, राइट। अगला सेंटेंस लेते हैं, वी आर, वीवर है, चलिए, वी वर We were एंथ्रॉल्ड बाय enthralled by हर गिफ्ट ऑफ गैब। a gift of God. सेंटेंस समझ में आ रहा है? Yes, sir. बिल्कुल सही बात है, वी वर एंथ्रॉल्ड बाय हर गिफ्ट ऑफ गैब। नेक्स्ट नंबर 4 पर, एन एग्जॉस्टिव स्टडी An exhaustive study गिव्स यू gives you क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। clarity of thought. बिल्कुल सही, सेंटेंस समझ में आया? Yes. बिल्कुल सही सर, समझ में आ रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही कि कहीं पे कोई दिक्कत आ रही, सेंटेंस के कॉम्प्रिहेंशन आसानी से आ रहा है कि एन एग्जॉस्टिव स्टडी गिव्स यू द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। एक्सपोनेंट, Exponent. राइट, मेरे साथ बोलेंगे, स्वामी विवेकानंदा Swami Vivekananda हैज बीन has been एन एक्सपोनेंट ऑफ an exponent of द साइंस ऑफ सोल। the science of soul. समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर, आज से पहले हो सकता है मैं ना समझ पाता, पर अब मुझे इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये क्या कह रहा है। स्वामी विवेकानंदा हैज बीन एन एक्सपोनेंट ऑफ द साइंस ऑफ सोल। हैपहैज़र्ड, राइट, Haphazard. स्टेटमेंट लेंगे, यू आर टैकलिंग You are tackling दिस प्रॉब्लम this problem इन अ हैपहैज़र्ड मैनर। in a haphazard manner. बिल्कुल सर, क्लियर है, नॉट वेरी वेल प्लान्ड मैनर, बस ऐसे ही जा रहा है। अगर मैं कहूँ हैपहैज़र्ड रूम, हैपहैज़र्ड स्टेट, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? तो सेंटेंस समझ में आया, यू आर टैकलिंग दिस प्रॉब्लम इन अ Yes, sir. हैपहैज़र्ड मैनर। हिलेरियस, Hilarious. इट इज नॉट हिलेरियस It is not hilarious टू बैजर to badger एनी टॉर्चर्ड सोल। any tortured soul. क्या सेंटेंस की कॉम्प्रिहेंशन आई? Yes, sir. आई तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है बेटा ये, कि आज तक हो सकता है मुझे ना समझ में आता, मुझे वाक्य समझ में आ रहा है। धीरे धीरे रे बना सहज सहज सब हो, स्टेप बाय स्टेप बेटा, बेबी स्टेप्स लेते रहो। जरूरी नहीं कि एकदम से जाइंट या बहुत बड़ा करके अपने आप को सफल मानना है। अगर आज थोड़ा सा सीखा तो आज का दिन सफल हो गया। इट्स नॉट हिलेरियस टू बैजर एनी टॉर्चर्ड सोल। 8वें पर आगे, वाई आर यू Why are you वेस्टिंग टाइम wasting time ऑन द वर्क on the work ऑफ of नो इंट्रिंसिक वैल्यू। no intrinsic value? समझ में आया? Yes, sir. वाई आर यू वेस्टिंग टाइम ऑन द वर्क ऑफ नो इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, मूलभूत कोई उसका वैल्यू नहीं है, तो उस पर क्यों वाई आर यू वेस्टिंग टाइम? इट्स हॉलीडे It's holiday टुडे today इन ल्यू ऑफ जन्माष्टमी। in lieu of Janmashtami. इट्स हॉलीडे टुडे इन ल्यू ऑफ जन्माष्टमी। नेक्स्ट, लिक्विडेट, Liquidate. ही हैड टू सेल He had to sell हिज हाउस his house टू लिक्विडेट to liquidate हिज hefty डेट, his hefty debt. राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये सारे के सारे वाक्य अब समझ में आ रहे होंगे, यस और नो? Yes, sir. सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी। और अब अपने नोट्स बनाने की बारी आपकी है, चाहे आज बनाए, कल बनाए, जैसे भी बनाए, बट डेफिनेटली यू नीड टू मेक देम परमानेंट इन योर नोटबुक। पहली बार आपको उसको सुनना बोलना है, यही मेरा आदेश है। बीइंग अ टीचर, जो मैंने किया वही मैं आपको करने के लिए बोल रहा हूँ कि पहले सीधा लिखने पर नहीं, पहले मैंने उसको सुना, बोला, समझा, और उसके बाद फिर लिखने पढ़ने की बारी आती है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग मी, राइट। लगातार मैं इन सेशंस के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा, लगातार आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा, लगातार अपने आप को अपने लिए तैयार करती रहिएगा, तराशते रहिएगा, राइट, सो दैट जो भी वहाँ पे शेप, साइज, स्ट्रेंथ मांगी जाए वो सब आपके पास हो, एंड यू फिट इन योर डिजायर्ड जॉब एंड योर डिजायर्ड प्लेस इन द सोसाइटी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट फॉर बीइंग विद मी। लगातार मेहनत करते रहिएगा, स्टे फोकस्ड, स्टे अवेक एंड स्टे क्रिएटिव। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स लॉट।